कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। अच्छे टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। नागरिकता के विषय में हम पढ़ रहे थे और नागरिकता के विषय में एक छोटी सी जानकारी हमने प्राप्त की थी जो आर्टिकलों के माध्यम से थी। आज उसी नागरिकता को हम और वृहद रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा विस्तृत रूप देने की कोशिश करते हैं। नागरिकता के बारे में हमने जो शुरू करा था उसमें हमने आर्टिकल 11 पढ़ा था और आर्टिकल 11 के विषय में बताया था कि संसद को अधिकार है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का। और नागरिकता के संबंध में जब संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। कौन सा अधिनियम बनाया? नागरिकता अधिनियम। और इस नागरिकता अधिनियम के तहत भारत में कई आधारों पर नागरिकता को दिया जाता है। पहला, सबसे पहले जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। और चौथा आता है देशीकरण के आधार पर। और पांचवा आता है आपका सिंपल सा क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। इन 5 आधारों पर नागरिकता दी जाती है। यहां तक की कोई दिक्कत है? चलो, यहां तक कि जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक एक आधार पर भारत में जो नागरिकता दी जाती है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता। आपको यह भी बता दें कि 1955 का जो अधिनियम है ये केवल 1955 का अधिनियम नहीं है, समय समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे और इस संशोधन के कारण, अमेंडमेंट के कारण इसका स्वरूप जो है 1955 के जैसा नहीं बल्कि बदलता है। कई परिस्थितियां रही, जैसे 1971 में परिस्थितियां बदली तो उस समय में अमेंडमेंट किया जाने लगा। युगांडा जैसा जो देश था वहां पर कुछ क्राइसिस आया तो वहां से भारतीयों को लाना पड़ा तो उस समय में हमने अमेंडमेंट करना पड़ा। 1987, 1992, 2003, 2014, 2019 ये कुछ संशोधन के ईयर रहे जहां पर हमने नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसमें संशोधन किया। तो संशोधन किए जाने के कारण 1955 का अधिनियम 1920 तक के वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो कि 1955 जैसे मतलब संशोधन होते रहे। तो संशोधन की दिनांक याद रखिएगा क्योंकि दिनांक के आधार पर ही ये जो नागरिकता के जो वर्गीकरण है उसमें परिवर्तन आता चलेगा। तो सबसे पहले वो व्यक्ति जन्म के आधार पर व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसका जन्म, अब आपको ये भी पता है कि हमने आर्टिकल जो संविधान में जो आर्टिकल दिया है 5 जिसमें कहा गया था वह व्यक्ति भारत का आधार नागरिक कहलाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 के पहले। तो मतलब अब क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद में जिसका जन्म भारत में हुआ हो, 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक का जिस भी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ हो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, परंतु जन्म के समय पिता का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। याद रखिए, पिताजी का भारत का नागरिक होना आवश्यक। इसी के बाद 1987 में अमेंडमेंट हुआ। अब जब 1987 में अमेंडमेंट हुआ तो 1987 मतलब 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर 2003 में भी बेटा एक नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। और 2003 में जब किया गया और वो जन्म के आधार पर ही किया गया तो उस समय में 1 जुलाई से लेकर 2003 का जो संशोधन था वो 2004 से लागू हुआ।
3 दिसंबर 2004 से लागू हुआ। तो 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच जिस भी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। परंतु जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है और दूसरे व्यक्ति का वैध प्रवासी। वैध प्रवासी मतलब इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति ने शादी की विदेशी महिला से या विदेशी पुरुष से और वो भारत में रह रहे, महिला या पुरुष दोनों में से कोई एक जो विदेशी हो, अब स्वाभाविक रूप से उस विदेशी व्यक्ति को जिसके साथ देशी व्यक्ति ने शादी की है, भारत के नागरिक ने शादी की है, तो वो शादी करने के बाद में उसे भारत की नागरिकता मिलेगी तो पंजीकरण के माध्यम से मिलेगी क्योंकि वो स्पाउस है। अब उसे जब नागरिकता मिलेगी तो 7 वर्षों का कार्यकाल लगेगा, पर इसी दौरान कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ना पंजीकरण के आधार पर ना वंश के आधार पर, बल्कि किस आधार पर, जन्म के आधार पर ये जो स्पाउस है जिसके साथ विवाह हो वो अवैध ना हो, वो कैसा हो, वैध हो, तो ही भारत का नागरिक कहलाएगा। आगे समझिए। फिर इसके बाद में तीसरी कंडीशन ये है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद में वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहला सकता है जिसके माता पिता में से कोई एक का जन्म अखंड भारत में हुआ हो और वो भारत के नागरिक हो, वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहला सकता है। तो आज भी हम जन्म के आधार पर नागरिकता देते हैं। यहां तक के समझ में आया? अपवाद है, इसमें नोट करने वाली बात है, पर 2 व्यक्तियों को हम भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं देते। 2 व्यक्तियों को, पहला तो बेटा राजनायकों को, जो राजनायक रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाती है जन्म के आधार पर, मान के चलो, क्योंकि कई सारे दूतावास रहते हैं और दूतावास में दूतावास के जो प्रमुख रहते हैं वो बाकी सदस्य रहते हैं, उनकी फैमिली भी भारत में रहेंगी, तो भारत में रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो किस देश का नागरिक कहलाएगा। तो ये कंडीशन बच्चे के दिमाग में आती है कि जन्म हुआ है सर, और जन्म हुआ है तो स्वाभाविक रूप से भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो हमारे यहाँ पर बाय बर्थ दी जाती है, सॉइल के आधार पर नहीं दी जाती। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में भारत का नागरिक वह नहीं कहलाएगा, ये अपवाद है। दूसरा, वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा जिसका जन्म भारत में हो परंतु वो जिस देश का है उसके साथ में भारत का युद्ध चल रहा हो या शत्रुता पूर्वक संबंध हो, या ऐसा हो कि उसके क्षेत्र को हमने अधिग्रहित किया युद्ध के दौरान और फिर उसका जन्म हुआ, तो उस कंडीशन में भी भारत का नागरिक वो नहीं कहलाएगा। युद्ध के समय की बात करें तो ये 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन कहीं ना कहीं जन्म के आधार पर नागरिकता देने पर हमें कहीं ना कहीं रोकती है। अब जब ये आपको नागरिकता पता चल गई तो इसके बाद में वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता का भी उसी प्रकार के प्रोविजन है जिस प्रकार वंश के जन्म के आधार पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ, कहीं पर भी, परंतु उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। उसका जन्म कहीं पर भी हुआ परंतु उसके दादा दादी या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वो कभी भारत के नागरिक रहे हो, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता अर्जित करने का क्या है, अधिकार है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, परंतु जन्म के समय में उसके पिताजी भारत की नागरिकता लिए हो, माताजी या भारत की नागरिकता लिए हो, तो वह व्यक्ति इस दिनांक के भीतर अगर जन्मा हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहला सकता है। किस आधार पर?
वंश के आधार पर, वंश के आधार पर तीसरी कंडीशन ये है जो 3 दिसंबर 2004 के बाद लागू हुई, जिसमें कहा गया अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वह व्यक्ति और उसके जन्म के समय माता पिता में से किसी एक की नागरिकता भारत की हो तो वो वंश के आधार पर नागरिकता नहीं बल्कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करेगा। उसे इस प्रकार से नागरिकता ग्रहण करने के लिए जिस देश में भी उसका जन्म हुआ उस देश में नियरेस्ट दूतावास में जाकर भारत के उस व्यक्ति के जन्म का पंजीकरण आप करा सकते हैं। ऐसा 1 वर्ष के भीतर कराने के बाद में वह व्यक्ति वंश के आधार पर नहीं बल्कि पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अर्थात वर्तमान में पंजीकरण के आधार पर ही नागरिकता दी जा रही है, वंश के आधार पर नागरिकता देना 2004 के बाद में, दिसंबर 2004 के बाद में हमने देना बंद कर दी है। तो ये डेट याद रखिएगा। इसी के बाद में आता है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हम देते हैं तो कोई भी व्यक्ति, पहली कंडीशन, पंजीकरण के आधार पर या रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता, तो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है जो लंबे समय से भारत में रह रहा, मतलब 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो पंजीकरण कराने के पूर्व, तो वह व्यक्ति क्या होता है, भारत का नागरिक कहलाएगा। अब दिमाग में आता है कि सर ये पंजीकरण 7 वर्ष पूर्व से रह रहा है, ये कैसे निकालेंगे? तो वो बेटा आता है भारत में तो पासपोर्ट लेकर आता है, तो पासपोर्ट में हमेशा आने और जाने की हमेशा दिनांक लिखी रहती है, तो उससे अनुमान लगा लिया जाता है कि वह व्यक्ति कितने वर्षों से भारत में रह रहा है। तो वह व्यक्ति जो 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा, तो वह व्यक्ति को हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। कहाँ? पंजीकरण के आधार पर। दूसरा, अगर किसी का विवाह भारतीय नागरिक के माध्यम से हुआ है, विवाह किससे हुआ हो? भारतीय नागरिक से हुआ, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है 7 वर्ष के भीतर भीतर। किस वर्ष के भीतर भीतर? 7 वर्ष के भीतर भीतर उसे भी भारत की हम क्या दे सकते हैं बेटा? नागरिकता दे सकते हैं। इसी के बाद में नागरिकता के संबंध में अगर हम बात करें तो जैसे मैं अमेरिका में चले गया, हमारा पूरा परिवार अमेरिका में चले गया, पर उस समय में एक बच्चा जन्मा, उस बच्चे की आयु 1 वर्ष थी। अब 1 वर्ष थी तो मतलब वो अबोध था, उसे भान नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका जाने के बाद में उसकी भी नागरिकता किस प्रकार की हो जाएगी? अमेरिका की। पर उसके पास में ये अधिकार रहेगा कि वह जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो 18 वर्ष के हो जाने के बाद में उसके पास ये अधिकार रहेगा कि वो भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कर ले। तो मतलब वयस्क होने वाले बच्चे को भी, जिसका जन्म भारत में हुआ पर जन्म लेने के बाद में उसके माता पिता किसी अन्य देश में चले गए और उस देश की नागरिकता अर्जित कर ली, तो उस बच्चे को वयस्क हो जाने के बाद में, वयस्क होने की आयु से 1 वर्ष के भीतर भीतर उसे भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता अर्जित वो कर सकता है। मतलब उसे पंजीकरण कराना होगा और फिर कुछ वर्षों का प्रोसेस रहेगा, फिर वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये 3 प्रोसेस है। और चौथी प्रोसेस मैंने आपको बताया वंश के आधार पर, जो 2003 के बाद में, वो भी कहीं ना कहीं इसी में जुड़ जाती। तो 4 आधारों पर हम पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता देते हैं। अब आता है बेटा अगला जो नागरिकता देने का प्रोविजन है, वो है देशीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा? देशीकरण के माध्यम से। अब ये देशीकरण के माध्यम से जो हम नागरिकता देते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन इसमें यही जोड़ी उन्होंने कि उसी देश में देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे सकते हैं, उन्हीं देश के लोगों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे सकते हैं जिस देश के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है, अन्य देशों को नहीं दी जाती। और दूसरी बात, ये प्रोविजन जोड़ा इसलिए गया
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता, वंश के आधार पर या पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे देशीकरण के माध्यम से हम नागरिकता देने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे वर्तमान में CAA जो बिल लाया है, उसमें पंजीकरण के माध्यम से वंश और जन्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, न ही क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर, क्योंकि क्षेत्र समाविष्ट क्या कहता है कि किसी क्षेत्र को अगर मिलाया जाता है भारत में, तो उस क्षेत्र पे रहने वाली जनता भी भारत की क्या कहलाती है, नागरिक कहलाती, सिटीजन कहलाती। तो ऐसा तो हमने किया नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम कौन से क्लॉज को देखते हैं, देशीकरण के माध्यम से हम नागरिकता को देखते हैं। तो वह व्यक्ति को ही हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं जिस देश में भारतीय व्यक्ति को भी देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी है। किस आधार पर, आया समझ में? दूसरी कंडीशन ये, देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करना हो तो उसे 12 माह से भारत में रहना, 12 माह पूर्व से कहां रहना हो, लगातार भारत, मतलब उसे अब भारत में ही रहना, वो बाहर ना गया, और 14 वर्ष में, पिछले 14 वर्ष से लगातार वह भारत आता जाता रहा, लगातार वह भारत आता जाता रहा। चौथी कंडीशन जो हमारी है, वो कंडीशन ये है कि वो अच्छे चरित्र का हो, अच्छा चरित्र का हो। पांचवी कंडीशन ये है कि इन 14 वर्षों के दौरान उसे कभी 2 वर्ष से अधिक का कारावास ना हो, कारावास ना हुआ हो। और छठी कंडीशन यह है कि जो अनुसूची 8 है, जिसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है, उन 22 भाषाओं में से जो मूल रूप से 14 थी, अमेंडमेंट कर करके हो गई 22, तो उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के बारे में सामान्यकृत ज्ञान, विशेषीकृत नहीं, किस प्रकार का ज्ञान हो, सामान्यकृत ज्ञान हो, वह देशीकरण के माध्यम से नागरिकता अर्जित कर सकता है। इसे भी 1955 के अधिनियम के तहत ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। जिस प्रकार से पंजीकरण के माध्यम से अगर कोई नागरिकता अर्जित करता है, तो उसे भी 1955 के अधिनियम के तहत ओथ लेनी पड़ती है, इसे भी ओथ लेनी पड़ती है। पर अपवाद इसमें भी है, तो वो नोट करने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट हो, विशिष्ट चरित्र का हो, और वो पंजीकरण के माध्यम से वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर या जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकता है, तो उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। पर वो अगर विशिष्ट प्रकृति का हो, चरित्र का हो, जिसके आने से भारत की कहीं ना कहीं साख विश्व में बढ़ती हो, तो ऐसी कंडीशन में जो निम्नलिखित जो क्लॉजेस है, इसको हटा दिया जाता है और सीधे उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगली बात, जो क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर, क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर सिंपल सी बात है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिस क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया हो और वह व्यक्ति उस अधिग्रहित क्षेत्र का निवासी हो। तो उस क्षेत्र के जितनी भी जनता रहेंगी, वो अपने आप किस देश की नागरिक कहलाएंगी, भारत की नागरिक कहलाएंगी। तो इस आधार पर हम भारत में 1955 के तहत अब हम नागरिकता देते हैं। पर नागरिकता देने के बाद में कभी कभार नागरिकता की समाप्ति भी होती है। तो नागरिकता की समाप्ति के विषय में पढ़ेंगे, और नागरिकता की समाप्ति के विषय में पढ़ने के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में अन्य कुछ बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नागरिकता की समाप्ति टर्मिनेशन, तो नागरिकता की समाप्ति के विषय में 1955 का जो अधिनियम है ना, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। तो 1955 के अधिनियम में भी धारा 9 में नागरिकता के बारे में बताया गया, समाप्ति के बारे में बताया गया, और संविधान के भी धारा 9 में नागरिकता की किस प्रकार से समापन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। पहली बात, हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल है। वो कैसी है? एकल नागरिकता है।
जो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, अर्जित कर लेता है, तो वह व्यक्ति की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त। क्या हो जाएंगी बेटा? समाप्त। पहली कंडीशन, किसी अन्य देश की नागरिकता को क्या कर लेता है? वो ग्रहण कर लेता है, वो बताता नहीं है, तो अपने आप क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा, परित्याग करके। क्या करके बेटा? परित्याग करके, मतलब सरकार को ये बता रहा है कि मैं इस देश, भारत देश की नागरिकता का त्याग करता हूं, तो वह व्यक्ति की भी नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। किस माध्यम से? परित्याग के माध्यम से। और तीसरा आता है बर्खास्त के माध्यम से। बर्खास्त के माध्यम से अगर मान के चलो किसी व्यक्ति ने वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो अगर गलत है या त्रुटिपूर्ण है, तो उस संबंध में उसने नागरिकता अर्जित कर ली, पर सरकार को बाद में पता चले कि यह व्यक्ति के द्वारा दिए गए जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत है, तो उस कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त भी नहीं होती, परित्याग भी नहीं होती, बल्कि बर्खास्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है। ये दो कंडीशन में, मतलब अगर वो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है या परित्याग करता है, इसमें एक अपवाद है कि कब इस प्रकार की नागरिकता को हम समाप्त नहीं करते। जब भारत का युद्ध चल रहा हो, और युद्ध चलने के दौरान कोई व्यक्ति नागरिकता के परित्याग की बात लेकर आता है, तो उस कंडीशन में मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा संबंधित प्रस्ताव को कुछ समय के लिए होल्ड करके रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय में पूरा जो लॉबी रहता है वो युद्ध के ऊपर ही ध्यान देता है, और ऐसी कंडीशन में त्रुटियां हो सकती है जल्दबाजी में, इसलिए उस कंडीशन में क्या करा जाता है? मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव को कुछ समय के लिए होल्ड करके रख दिया। तो याद रखिए, युद्ध की कंडीशन में जब कोई व्यक्ति नागरिकता के परित्याग के लिए प्रस्ताव लेकर आता है, तो उस प्रकार के प्रस्ताव को मंत्रालय के द्वारा होल्ड करके रख दिया। ये बात अगर आपको पता चल गई, तो बर्खास्तगी में कई सारी बातें आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, युद्ध चल रहा है, और युद्ध चलने के दौरान गुप्त सूचना विदेशी जिसके साथ युद्ध चल रहा है उसे बता दी, तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता क्या कर दी थी? बर्खास्त कर दिया थी। तो इस प्रकार से हम नागरिकता को प्राप्त भी करते हैं और नागरिकता को समाप्त भी करते हैं। ये हमने आपको 1955 के अधिनियम के तहत बताने की कोशिश की। अब बचे हुए एनआरआई, ओसीआई, पीसीआई, ये क्या है पीओआई, इनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसी के बाद में हम मौलिक अधिकार, पर उससे भी जुड़े और भी अभी छोटे छोटे मुद्दे हैं जो नागरिकता के संबंध में जुड़े हुए, उन सब के बारे में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट आएंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, क्या होता है, क्या विशेषता रहती है, उन सब के बारे में अच्छी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।